नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बात कर लेते हैं बाज़ार में आज जो बड़ा रिकवरी देखने के लिए मिली। ये रिकवरी कितनी सस्टेनेबल है या नहीं है, यह जो रिकवरी हुई है इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए साथियों, सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं बाज़ार पे एक्चुअल में हुआ क्या है। देखो, कल रात डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं उनसे कहीं ना कहीं जो अमेरिका के बाज़ार हैं वो सदमे में है, और सदमे में होने के चलते 600 से 700 पॉइंट तुम्हारा डाउ जोन, नैस्डैक, ये सब गिरे। अब भारत की अगर बात करें कि भारत का शेयर बाज़ार क्यों गिरा, जब बढ़ा जब अमेरिका के गिरे। भाई अमेरिका के शेयर बाज़ार तो गिरे, उल्टा उसका भारत का बढ़ा है। देखो साथियों, क्या है कि 29 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत के शेयर बाज़ार लगभग 10 दिन तक लगातार नीचे बंद होते आ रहे थे। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था, और ऐसा भी कुछ ख़राब नहीं हो गया था कि बिल्कुल सब ख़त्म ही हो जाएगा। ऐसा बाज़ार के अंदर नॉर्मल करेक्शन है ये, इसको आप बेयर मार्केट नहीं बोल सकते, क्योंकि बेयर मार्केट नहीं। अगर 2008 की बात करें तो 2008 में 37% बाज़ार गिरा था। 2000 अगर बात करें 10 की, जो 10-11 में 12% बाज़ार गिरा था। 2019 की बात करें तो 25% बाज़ार गिरा था, और 2023 की बात करें तो 10% बाज़ार गिरा था। और अगर 2025 की बात करें तो अभी लगभग 15% के आसपास बाज़ार गिर चुका है। तो पहली बात तो बाज़ार इतने ओवरसोल्ड हो चुके थे कि इतने मतलब चीप आ चुके थे कि जो एक आना तय था, रिकवरी तय थी। दूसरी बात है, जो FII और DII के आंकड़े, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जितनी बिकवाली कर रहे हैं उससे ज़्यादा का जो माल है वो DII खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तीसरी बात क्या है कि अमेरिका में जिस तरह से डर का माहौल है, अमेरिका में जो पैनिक मचा हुआ है कि यार ये ग्रीनलैंड ले लेंगे, ये पनामा ले लेंगे, मैं तो इसका सैन्य मदद कर लूँगा। तो उससे क्या होगा, जो डॉलर इंडेक्स है ना, जो अमेरिका का जो डॉलर इंडेक्स है वो 105 रुपये के, $105 के आसपास, 105 से नीचे आया, जो लगभग एक महीने के सबसे निचले स्थान पे है अभी। अब डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना उसको रुपये की मजबूती प्रदान करता है, रुपये का मजबूत होना, डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना। उनके बाज़ारों में गिरावट तो कहीं ना कहीं भारत के बाज़ारों में वो रिकवरी का संकेत है। लेकिन अगर इस रिकवरी को मान लिया जाए कि भैया ये रिकवरी अब जो है यहीं से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, तो वो कहना उचित नहीं है अभी, क्योंकि जब तक 22,450 को ऊपर की ओर ब्रेक नहीं करते हैं। हमने अभी 21,950 का जो निचला स्थान है, निचला स्टॉक है, वहाँ से रुका। उसके बाद बाज़ार जो चला है वो आज 200-300 पॉइंट की रिकवरी दी है बाज़ार ने। लेकिन जब तक बाज़ार 22,450 के ऊपर रिकवर बंद नहीं हो जाता, तब तक आप इसको ये मत बोलो कि ये रिकवरी होगी। हाँ, तो थोड़ा सुकून है। आज जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, वो $70 प्रति बैरल पे है, जो कहीं ना कहीं बाज़ार के लिए पॉजिटिव साइन है। एक साइन तो ये मिल गया तुम्हें, अमेरिका के बाज़ार कमज़ोर हो रहे हैं। जनरली होता क्या है कि जब अमेरिका के बाज़ार गिरते हैं तो भारत के बाज़ार भी गिरते हैं, पर चूंकि अमेरिका के बाज़ार गिर रहे हैं उनकी गलत नीतियों के कारण, उनका डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है। डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होने से क्या है कि रुपया मजबूत हो रहा है। रुपया मजबूत हो रहा है, ऐसा बने जो बाज़ार हैं, भाई आप गिरोगे किसको गिरोगे? जो चढ़ा हुआ उसी तो गिरोगे। नहीं समझे? अगर कोई व्यक्ति छत पे खड़ा है तो आप उसे गिर दोगे, लेकिन जो पहले ही ज़मीन में पड़ा है उसे कहाँ से गिरोगे आप? तो भारत का तो बाज़ार 26,000 से 22,000 पे खड़ा है, 4,000 पॉइंट पहले ही टूटा हुआ है, तो अब उसमें रिकवरी के चांसेस हैं। भाई आप इसको देख लो कि अब रियल में जो डीप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, जो बड़ा पैसा लगाने वाले आदमी हैं ना, वो ऐसे समय में बाज़ारों में अच्छे फंडामेंटली कंपनियों के स्टॉक बाय करते हैं, और उनका जो टाइम होराइजन रहता है वो ऐसा नहीं कि आज उन्होंने स्टॉक में पैसे लगाए तो उन्हें कल निकालना ना, वो पैसा ही 2-3 साल के लिए लगाते हैं कि भाई हमें तो आज लगाया हमने और 2-3 साल के लिए लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जिस वैल्यू पे स्टॉक मिल रहे हैं वो वैल्यू लगभग कोविड के समय के आसपास थी। कंपनी में अर्निंग भी बढ़ी है, सब बढ़ी है, तो ऐसा नहीं है कि यार ये हो गया वो हो गया। अब दूसरी बात है, भारत के अंदर जो अभी टैरिफ लगा है उसका क्या असर पड़ेगा। देखो साथियों, जो भारत के तुम्हारा कॉमर्स मिनिस्टर है ना, पीयूष गोयल जी, वो जा चुके हैं अमेरिका, और जो 2 अप्रैल से टैरिफ लगाने की घोषणा की है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो इस बीच में भारत के पास में ऑप्शन बचता है कि वो किन किन चीज़ों पे चर्चा कर ले कि भाई क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किन किन पे टैरिफ लगाने की बात हो। लेकिन जो मेन है ना साथियों, टैरिफ तक तो सब ठीक है। जो भारत कुछ ऐसे पदार्थ हैं ना जिन्हें भारत अमेरिका के यहाँ आने की परमिशन नहीं देता,
जिन्हें आप नॉन टैरिफ बोलते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर। अब वो अगर अमेरिका भी ऐसे नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर भारत के कुछ प्रोडक्ट डाल देता है ना कि भाई इन्हें अमेरिका सही नहीं मानता, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं भारत को देखने के लिए मिलेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि भारत कुछ अपने प्रोडक्टों पे अगर टैरिफ ड्यूटी घटा भी दे तो भी कितनी घटाएगा। अभी जैसे बात करें टेस्ला की गाड़ियों पे तो 110% की ड्यूटी थी, जैसे घटा के भारत ने कुछ शर्तों के साथ में 15% के आसपास कर दिया है। अब ये क्या है, प्रेशर टैक्टिस मानी जाती है। मतलब किसी भी देश को आप इतने प्रेशर में ले आओ कि यार उसे मजबूर होना को पड़े आपके ऊपर टैरिफ कम करने के लिए। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो क्या है, नंगी तलवार है और वो हवा में उड़ा रहे, फक 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 फक, इस कंडीशन में वो चला रहे हैं। अब उनके सामने उनकी जो दूसरी कंट्री है मैक्सिको, उनने भी 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। जो कनाडा है, कनाडा ने भी 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया, मैं भी लगाऊंगा, तुम लगा रहे हो तो मैं भी लगाऊंगा। चीन है, चीन ने भी टैरिफ का ऐलान कर दिया। अभी केवल भारत बचा हुआ है, क्योंकि भारत की तरफ से कोई अभी भी आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया कि हम क्या करने वाले हैं। अभी भारत सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या कर सकते हैं। पहली बात तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा साथियों, या तो भारत को अपने जो अमेरिका से आने वाले पदार्थ हैं ना, उन पर टैरिफ ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। उन पे इसलिए भारत टैरिफ ड्यूटी कम नहीं करना चाहता कि जो आप यूट्यूब देख लो या आईफोन देख लो या जो फ़ोन भारत के में आते हैं अमेरिका के, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आती है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी रहती है कि वो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा भारत का बाज़ार है ना, उसको इफ़ेक्ट मारती है। और अगर उसको इफ़ेक्ट मारेगी तो तुम्हारी जीडीपी को इफ़ेक्ट मारेगी। और कुछ जो वैसी वस्तु हैं, अगर उन्होंने जो खाद्य वस्तु हैं उन पर टैरिफ कम कर दिया तो भारत के अंदर जो कंजप्शन है उसको नुकसान हो जाएगा, जो भारत में जो फार्मर हैं उनको नुकसान हो जाएगा। तो ये बहुत कुछ चीज़ें भारत को देख के चलनी पड़ेंगी, लेकिन बात ये है कि वो कैसे सिचुएशन होगी। अभी तो एक समस्या और खड़ी कर दी है उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने, उनने बोल दिया कि मैं WHO को मानता नहीं हूँ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज द फ्रॉड है, उसने हमसे पैसा लेता है। वो कई बार, हालांकि चीन को टारगेट करके वो कई बार इनडायरेक्टली बोल भी चुके हैं कि भाई मैं इतना पैसा देता हूँ WHO को, अमेरिका इतना पैसा देता है। उसके बाद में भी WHO ने एक बार भी कोविड-19 की महामारी के जैसे एक बार भी नहीं बोला कि यार चाइना ने गलत किया या कोविड-19 की महामारी। और तो उनका सफ़ेद झूठ भी पकड़ा गया। उन्होंने अपनी संसद में कल जो बयान दे रहे थे उस बयान में स्पष्ट कहा कि अमेरिका ने $35 बिलियन मतलब $350 बिलियन की मदद की है, जबकि यूरोप के जो बाज़ार हैं कई बार इस चीज़ को चीख के बोल चुके हैं कि भाई 170 से 180 के या 188 करोड़ के आसपास $188 बिलियन की मदद दी गई है अमेरिका के द्वारा। लेकिन उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया $350 बिलियन। अब वो तो वही जाने कि वो किस तरह से उनका गणित है, या उनका एक बिंदी ज़्यादा लग जाती है या क्या, वो तो प्रभु की लीला है, वही जाने। अगर इस चीज़ का फ़ायदा देखें कि भाई क्यों ऐसा कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तो इससे साथियों प्रेशर टैक्टिस इसलिए कहा जाता है कि भारत है बहुत बड़ा कंजप्शन का बाज़ार। अमेरिका चाहता है कि जो एलोन मस्क की जो टेस्ला है या स्टारलिंक है, जो उनकी सैटेलाइट वाले जो फ़ोन आ रहे हैं, वो ये चाहता है कि भारत के अंदर उसका बिज़नेस बढ़े। पर वो ये चाहता है कि उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट जो है ना, वो अमेरिका को फ़ायदा मिले, क्योंकि भारत उनसे अमेरिका के साथ व्यापार करके फ़ायदे में रहता है। मतलब भारत को अगर व्यापारिक लाभ देखें तो होता है, अमेरिका को व्यापारिक घाटा होता है। और हमसे भी ज़्यादा तो चीन से होता है। भाई हमसे उतना नहीं होता जितना अमेरिका को चीन से घाटा होता है। ये चीज़ें अमेरिका को अखती भी, भारत को दिखती भी हैं ये चीज़ें। अब ये चीज़ें अमेरिका को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि अमेरिका की जो नीतियां हैं ना वो बेहिसाब ख़तरनाक हैं। वो अभी तुम्हारा गल्फ़ अमेरिका की बात करते हैं, मतलब उनका जो गल्फ़ अमेरिका मतलब अखंड अमेरिका बनाने का इरादा है। वो बोलते हैं कि मैं अखंड अमेरिका बनाऊंगा, इधर तुम्हारा कनाडा, ग्रीनलैंड और इधर तुम्हारा पनामा तक, ये पूरी की पूरी गल्फ़ अमेरिका होगी, मतलब एक अखंड अमेरिका होगी। एक उस तरफ जो रूस है वो बोलता है मैं अखंड USSR बनाऊंगा, जितने भी देश थे उन्हें सबको USSR बना कर रखूँगा जो पहले टूट गए थे। अब इधर भारत, अखंड भारत की बात करते हैं, तो भैया सब प्रभु की माया है, जैसा प्रभु चाहेंगे वैसे होगा। लेकिन मेन बात ये है कि अब जो भी होगा वो देखने योग्य होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े देश हैं वो कहीं ना कहीं अब
अपने हितों के बारे में देखने लगे। पहले जो देश दूसरों के हितों को प्राथमिकता देते थे, एक लीडर मान कर काम करते थे, अब वो पहले अपनी प्राथमिकता देख रहे हैं, पहले अपनी रोटी बटोर रहे हैं, जब बाद में दूसरे को देख रहे हैं। अब अगर बात करें मार्केट की, तो मार्केट में साथियों जो एनएससी है, एनएससी की जो एक्सपायरी अब गुरुवार को होती थी, वो अब गुरुवार को ना हो करके वो अब सोमवार को होगी। ऐसा उन्होंने जो डिसीजन लिया, उन्होंने जो बताया कि भाई कोरिया वगैरह में भी सोमवार को एक्सपायरी होती है, उनके कुछ अपने लॉजिक हैं कि भाई वहाँ कराना इसलिए बेहतर है कि सोमवार में वहाँ भी होती है, हम भी अपने यहाँ सोमवार में करा लें। लेकिन अब मुद्दा क्या है? देखिए साथियों, मुद्दा ये है कि जो होना था वो हो चुका है, जो हाहाकार मचना था वो मच चुका है। ऊपर से ऑलरेडी 26,000 से तुम 22,000 पर खड़े हो, 4,000 निफ्टी टूट चुका है। तो आप अब इतनी ऊपर नहीं हो जो आप इससे गिर सकते हो। गिरने के लिए आप यहाँ से भी 19,000 जा सकते हो, अभी यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आज की जो रिकवरी है, हो सकता है एक बाउंस बैक हो कि भाई यहाँ से फिर रिकवरी आ जाए। लेकिन इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई अब समय जो है ना, अभी मार्केट में बेचने का तो समय नहीं है। अभी मार्केट में बेचने का समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास में स्टॉक हैं, अच्छी फंडामेंटली कंपनी है, तो चुपचाप लेके बैठे रहो। अगर आपको मजबूरी है कि नहीं नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो एक अलग बात है। नहीं तो अभी जो समय है, अब पैसा रियल में लगाने का समय आने वाला है। बाज़ार धीरे धीरे नीचे से बाउंस बैक करेगा। 22-21,800 का जो लेवल है ना, वो साइकोलॉजिकल मेजर लेवल है। उसको निफ्टी ब्रेक मुश्किल ही कर पाएगा, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं कर पाएगा, मतलब, लेकिन बहुत ही साइकोलॉजिकल मजबूत लेवल है वो। और बाज़ार ऊपर से काफ़ी टूट भी चुका है। जो अभी भारत के अंदर लगभग 25,000 करोड़ रुपये के जैसे एसआईपी के माध्यम से पैसा आ रहा है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से पैसा आ रहा है। और जो भारत के अंदर अभी जो रिजल्ट हैं, वो रिजल्ट जो पहले ख़राब हुए थे, जनरली जो उनके पहले 7-8% पे जीडीपी पे चल रहा था, और उसके बाद में फिर से स्लो डाउन आया। एक्चुअल में क्या साथी, ये चीज़ माननी पड़ेगी कि जब कोविड का समय था ना, 2021 तक, तो कोविड के समय पे लोगों को पन्नियों में पैक करके फिक्स करके जला दिया गया। तो उसके बाद में जब लोग बाग फिर से मार्केट खुली, लॉकडाउन खुला और लोग बाग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, तो फिर लोगों को एक अंदर से फीलिंग आई कि यार सब मोह माया है, जो खर्च कर लो, जो उड़ा लो, जो अपना, वो बाकी सब फर्जी है, कुछ नहीं है, सब मर जाएंगे तो पन्नी में पैक होकर फेंक देंगे, जला देंगे, ये भी नहीं पता चलने का कि किसको जला रहे हैं। तो उस स्थिति में जब लोगों ने भयंकर उठ का खर्चा किया मतलब भयंकर कंजप्शन आया, कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, कोई कार, क्योंकि 2 साल तो दबे बैठे थे ना लोग बाग, भाई ना मोटरसाइकिल ले पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन लगा था, ना कार, ना कपड़े, ना शादी, ना कुछ खाना, ना पीना। तो एकदम से जो जीडीपी में बूम आया ना, तो वो हमें 3 साल तक 7-8% के आसपास ले गया। अब धीरे धीरे अब स्लो डाउन आया जीडीपी में, तो उसका इफेक्ट देखने के लिए मिला हमें बाज़ारों में सितंबर के क्वार्टर में। अगर आपकी किसी को कॉन कॉल उठा के देखोगे, या आपको सबसे बढ़िया तरीका है कंपनी के कॉन कॉल सुनो। अगर आपको फंडामेंटल नहीं आते पढ़ने, तो आप थोड़ा अंग्रेजी समझ में आती हो बस, क्योंकि जितने भी कॉन कॉल होती है जर्नली वो अंग्रेजी में होती हैं। कॉन कॉल सुनो कंपनियों की कि भाई मैनेजमेंट क्या कह रहा है, और मैनेजमेंट ने जो अपने पिछले क्वार्टर में, उससे पिछले क्वार्टर की उठा के देख लो कि उसने उसके अगर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या गाइडलाइन दी थी कि हम इतनी % की ग्रोथ करेंगे, ये करेंगे, क्या वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर मैनेजमेंट के द्वारा बताई गई चीज़ों का मैनेजमेंट खरा उतर रहा है, तो समझ लो कि मैनेजमेंट बढ़िया है। एक्चुअल में आपको पैसा जो लगाते हो ना आप किसी भी स्टॉक में, आप उसके मैनेजमेंट को देख कर लगाओ कि भाई जो कंपनी का मैनेजमेंट है, चाहे जिस कंपनी में मैं शेयर में पैसा लगा रहा हूँ, उसका बिजनेस कैसा है, फ्यूचर में सस्टेनेबल है क्या नहीं है, भविष्य में चलेगा क्या नहीं चलेगा, और चलेगा तो वो किस किस पैरामीटरों पे हैं, उसमें कौन कौन से एंट्री बैरियर हैं, कि भाई उस पर ऐसा कौन सा एंट्री बैरियर है जो दूसरा कोई आ नहीं सकता। जनरली अगर मैं लीगर सेक्टर की बात करूँ, मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, मैं लीगर सेक्टर का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर लीगर सेक्टर की बात करूँ, तो लीगर सेक्टर की अगर आप कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हो, तो उसमें बहुत सारे लगभग 500 से ज़्यादा तो सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, राज्य सरकार का, ये सरकार का, वो सरकार। तो इसीलिए लीकर इंडस्ट्री में जो एंट्री बैरियर है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए हर कोई आदमी लीकर सेक्टर में नहीं घुस जाता। तो इसलिए आपने देखा होगा लीकर सेक्टर में ज़्यादातर तुम्हारा यूएसएल है, सोम डिस्लरी है, रेडिको खेतान है ना, जितनी भी है, यूनाइटेड बेवरेजेस है ना, ये ज़्यादातर क्यों है। ऐसा नहीं है कि यार आपने एक छोटा मोटा
कोई एडवाइजरी खोल ली तो दूसरा भी खोल लेगा, उस LLP फर्म ही तो बनवानी है, कौन सा फर्क पड़ रहा। तो ये चीज़ नहीं देखना पड़ेगा ना आपको कि भाई जिस बिज़नेस में आप हो उस बिज़नेस में एंट्री बैरियर कितने हैं, कि कौन आ सकता है। दूसरा, आपके पास में प्राइसिंग पावर होनी चाहिए, कि आपके पास में कुछ ऐसा एक पैटर्न होना चाहिए जिसको आप अगर वो बोल दें मैं तो इस पे ही बेचूंगा, तो फिर दूसरे के पास में ऑप्शन ना हो, है ना, या दूसरा आके पता चले वो भी बेच जाए। जैसे अभी आपने देखा कि पॉलीकैब और ये जो तुम्हारे KEI इंडस्ट्री है, पैरामाउंट कम्युनिकेशन है, या RR केबल है, ये स्टॉक अभी 2-3 दिन पहले धड़ाधड़ नीचे गिरे। क्यों गिरे वो? भाई उनको केवल इतना बोल दिया किसने, अल्ट्राटेक ने, कि मैं उस इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, और मैं उनने कहा 2026 की दिसंबर में, उनने बोला मैं 2026 के दिसंबर में, मतलब थर्ड क्वार्टर 2026 में लगभग उनका फैक्ट्री वैक्ट्री का कुछ है। अब बताओ अभी क्या चल रहा है, 25 का कौन सा महीने चल रहा है, फरवरी। तो फरवरी के ये 12 महीने की होती है ना, 2 महीने काट दो, 10 तो ये रहेगी, 12 भी रहेगी, क्योंकि दिसंबर, तो मतलब 22 महीने पहले। अब वो उनने केवल अनाउंस किया है, उसकी कोई फैक्ट्री गढ़ नहीं गई कि जाते ही उसने फैक्ट्री गाड़ी और वो एकदम मार्केट में केवल बांटने चालू कर देगा। भाई आप समझो कि अगर कोई आ रहा है इस बिज़नेस में तो उसे आने के बाद समय लगता है। उन्होंने बोल दिया मैं आ रहा हूँ, केवल इंडस्ट्री में आने का विचार कर रहा हूँ। पहली बात तो क्या KEI इंडस्ट्री की वायर बिकने बंद हो जाएंगे, पॉलीकैब के वायर बिकने बंद हो जाएंगे, RR केबल के वायर बिकने बंद हो जाएंगे क्या? नहीं भाई। आप बताओ, अल्ट्राटेक को आदमी सीमेंट के नाम से जानता है, यार अल्ट्राटेक का लगाना है, अल्ट्राटेक का लगाना है। भाई जिस व्यक्ति को, जो पिछले 10 सालों से पॉलीकैब का काम कर रहा है, जो बड़े बड़े डीलर हैं, मेरे भी साथ में ऐसे लोग हैं कि जो आज मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो काम होते हैं ना, उनमें बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनकी, कई कई करोड़ की। तो उन लोगों से मैंने इसमें ओपिनियन लिया कि यार क्या ऐसा हो सकता है। बोले यार आदमी आते से मुँह से बोलता है कि भाई साहब वो पॉलीकैब का वायर देना, यार भाई साहब वो पैरामाउंट का देना, अरे RR केबल वाला बढ़िया है भाई साहब। तो दूसरी बात है, अगर उसने फैक्ट्री लगाएगा तो उसको मार्केट शेयर भी तो होना चाहिए तुम्हारे पास में। ये इतना तो ज़रूर है कि तुम्हारा मार्केट शेयर पे फ़र्क पड़ेगा कि उसके आने से, लेकिन तुम्हारी जो पकड़ है वो पूरी ऑल ओवर दुनिया में है, तुम उससे बहुत पुराने हो। नुकसान होगा, उतना नहीं होगा लेकिन तुम्हें, लेकिन स्टॉक, जिनके पास स्टॉक है उन्हें क्या लगा कि यार अल्ट्राटेक आ रहा है, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो अल्ट्राटेक के ही वायर बिकेंगे। RR केबल ने बंद कर दी अपनी फैक्ट्री, ताला लगा दिया, पॉलीकैब ने ताला लगा दिया, तुम्हारा एक KEI इंडस्ट्री ने ताला लगा दिया, तुम्हारा पैरामाउंट कम्युनिकेशन ने ताला लगा दिया, सब ताला लगा कर अब जा रहे हैं। अब जितने तार वायर बिकेंगे, केबल वायर बिकेंगे, सब के सब अल्ट्राटेक के बिकेंगे। और जिस अल्ट्राटेक की अभी कोई फैक्ट्री नहीं डाली, कुछ नहीं डाली, केवल उसने, उसके मैनेजमेंट के द्वारा एक ऐसा आया बयान कि हम अब केवल इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो केवल इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या, धर 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 पूरी 20-20% नीचे, 20-20%। अब देखो कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने चीप रेंज में माल उठा रखा। सपोज करो किसी ने KEI इंडस्ट्री की छोड़ो या पॉलीकैब की सोचो, 1000 रुपये में शेयर उठा रखा, शेयर हो गया उसका 7000, उसके 1 लाख की वैल्यू होगी 7 लाख, उदाहरण से समझो आप, ठीक है। या उसने 10 लाख लगाए थे, 70 लाख हो गए। अब उसने देखा माल मार्केट में है पैनिक सेलिंग है, सब बेच रहे हैं, तो यार अपन भी बेच दो, क्योंकि अभी अगर हम भी बेच देंगे तो 70 लाख में 67 लाख मिल जाएंगे अपने को, और पता चले गिर के अगर वही 10 लाख पे आ गया तो अपना तो कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए लोगों ने पैनिक सेलिंग में बेच दिए। क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी 2020 में जब मार्केट गिर रही थी, M&M की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय स्टॉक जो 300-400 रुपये का अवेलेबल था, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का शेयर। मैं आपको बिल्कुल लॉजिक वाली बात कर रहा हूँ। 700 बोल, 400 300, आप तो खुद चार्ट पे उठा के देख लेना, 300-400। तो अगर व्यक्ति कोई बिजनेस मॉडल पढ़ना जानता है, अगर उसे मालूम है ये फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, इसका बिजनेस फ्यूचर में चलेगा, महिंद्रा के ट्रैक्टर चलेंगे, महिंद्रा बोलेरो बनाएगा, महिंद्रा थार बना रहा है, महिंद्रा XUV चला रहा है, महिंद्रा तुम्हारा शायद स्कॉर्पियो है, तो क्या ये गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाएंगी? क्या कब दुनिया में कोई फिर से कोई अब बिजनेस नहीं चलेगा? चलेगा भाई। आपको जान के विश्वास नहीं होगा साथियों, मैंने टाटा मोटर्स का शेयर 50 रुपये, 40 रुपये पे, 70 रुपये पे देखा, आज वो अभी भी 10 गुना है। लोगों ने अगर कोविड के समय में, जिस समय में सब खत्म हो रहा था, उस समय अगर उसमें उसके 6 लाख रुपए लगाए होते तो आज उन 6 लाख की वैल्यू 60 लाख है। 6 लाख की वैल्यू 10 गुना है, अभी 60-600 कुछ पे चल रहा है, और उससे 1200 से गिरा है वो, 1200 से गिरा, मतलब अभी भी 50% वो नीचे है। 1100-1200 उसका 52 वीक का हाई है।
एक्चुअल में आपको साथियों कॉन्ट्रास्ट क्या करना है कि वो मुद्दा अपना ये है कि जो बिजनेस है, जिस बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो, वो बिजनेस सस्टेनेबल है क्या नहीं है। आपको ट्रेडिंग पर फोकस नहीं करना, या चलो छोड़ो और लेमन लैंग्वेज में आ जाओ। मैं तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट इतना सिंपल कर देता हूँ कि आदमी को, मैं कभी नहीं किसी को बोलता किसी शेयर, आपने देखना नहीं हुआ मैं बोला ये शेयर खरीद लो ये बेच लो, नहीं। मेरा सिंपल फंडा रहता है कि आप बिजनेस मॉडल समझो, बिजनेस मॉडल पे पैसा लगाओ। अगर मैक्स हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल है, सबको पता है भाई हॉस्पिटल का काम है। 100-125 का स्टॉक था ये 2000, अगर मैं 25 की बात करूँ, 100 के आसपास या 90 रुपये के आसपास। भाई अगर तुमने, मैं कह रहा हूँ, उठाए होते तो आज लगभग तुम्हारे 9 गुना 10 गुना पैसे हैं। क्यों भाई, आपने बिजनेस मॉडल देखा ना, पैसा काय पे लगाया, शेयर पे नहीं लगाया ना। शेयर का मार्केट जो होती है ना, उसका उतार चढ़ाव एक नेचर है। अगर सोचो यार कि 2008 में पैसे लगाए, जिन लोगों ने 2008 में पैसे लगाए उनके 50-50 गुना पैसे हैं अभी। तो भैया मार्केट ऊपर आना नीचे जाना एक स्वभाव में है। क्या नहीं गिरा इससे पहले मार्केट? 1991 में गिरा, 94 तक ऊपर गया, 95 में फिर गिरा, 98 तक ऊपर गया, 2001 में फिर गिरा, 2003 में गिरा, 2008 में गिरा, 2011 में गिरा, 2013 में गिरा, फिर 2019 में गिरा, 2023 में गिरा, अब फिर गिर रहा है। तो भाई मार्केट अगर चढ़ेगी, चढ़ती चढ़ती थोड़ी रहेगी भाई, पहले चढ़ेगी फिर गिरेगी फिर चढ़ेगी फिर गिरेगी, ऐसे ही तो मार्केट होती है। मार्केट के तो नेचर में है उतार चढ़ाव आना, तो इसलिए घबराने की थोड़ी बात है भाई। सेंसेक्स 8000 से गिर के 4000 आ गया ना, फिर उसके बाद वो 4000 से 14000 भी तो गया। तो इसलिए घबराना नहीं है। अच्छी फंडामेंटली कंपनी, मजबूत कंपनी जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, उन्हें उठाओ और चुप से बैठे रहो। अभी मार्केट में यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसलिए घबराने की कोई बात है नहीं। अच्छी फंडामेंटली मजबूत कंपनी उठाकर चुपचाप बैठे रहो, आएगा पैसा भी दे के जाएंगे, पैसा भी बनेगा। घबराना नहीं है, सब ठीक होगा। यहाँ से रिकवरी हो गई है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी ये बाउंस बैक भी हो सकता है। हो सकता है बाज़ार यहीं से घूम जाए, यू टर्न ले ले। ऐसा भी हो सकता है बाज़ार एक बार ऊपर जाके फिर से नीचे रिकवरी दे दे, नीचे की ओर चलना चालू कर दे। तो इसलिए घबराना नहीं, अपने आप को पैनिक नहीं करना। इतना पैनिक झेल लिया ना, बस ठीक है, अपने आप को संभाल के रखो। पैनिक में आके बटन नहीं दबाना, नुकसान नहीं करना साथियों, क्योंकि आप खुद समझदार हो, मैं आपको क्या बोलूं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।